नमस्कार मित्रों, भारतीय संविधान में प्रस्तावना और नागरिकता से संबंधित वीडियो हम पहले कर चुके हैं। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न काफ़ी ज़्यादा संख्या में पूछे जाते हैं और इसी प्रकार मुख्य परीक्षा में भी लगातार राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रश्न जो है वो पूछे जाते रहे हैं। जीएस के पेपर सेकंड और पेपर थर्ड में राज्य व्यवस्था के विषयों को शामिल किया गया है। मूल अधिकार एक ऐसा ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि आपकी पीसीएस परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा आगे प्रस्तावित है जून में, ऐसे में हम इस मूल अधिकार के टॉपिक को क्लियर करेंगे। मूल अधिकार शब्द भारतीय संविधान को अगर हम देखें तो भारतीय संविधान का भाग तीन जो है वो मूल अधिकारों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद दिए गए हैं और इन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, मूल अधिकारों के संबंध में वर्णन किया गया है। मित्रों, अधिकार क्या है अगर हम साधारण भाषा में समझें तो अधिकार होते हैं हमारे दावे। जब अधिकार की बात करते हैं हम तो अधिकार का अर्थ होता है हमारे ऐसे दावे जो हम किससे प्राप्त करते हैं, सरकार से। तो अधिकार जो होते हैं वो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, नागरिकों को प्राप्त होते हैं और सरकार के खिलाफ होते हैं। तो जब कोई सरकार नागरिकों को अधिकार देती है तो वो अपनी शक्ति को कम करती है, क्योंकि नागरिकों को अधिकार देने का मतलब है कि यह जो दावे हैं वो नागरिकों को सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराने हैं। तो अधिकार राज्य की शक्ति को कम करते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, और नागरिकों की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो अगर हम कहीं आपको कथन लिखा हुआ मिल जाए कि अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक होते हैं तो यह सही बात है, क्योंकि राज्य की शक्ति को क्या करते हैं, अधिकार घटाते हैं, और नागरिकों के लिए क्या होते हैं, सकारात्मक होते हैं, क्योंकि अधिकार जो है वो नागरिकों की शक्तियों को बढ़ाते हैं। अधिकार नागरिकों के लिए दावे हैं। तो अगर हम भाग 3 में चलते हैं तो सबसे पहले राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा के बारे में आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब हम बात करेंगे भाग 3 की तो इस भाग में जो राज्य है उसमें क्या है, क्योंकि आमतौर पर राज्य का लोग बहुत अलग अलग अर्थ निकालते हैं। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, जहाँ ये चीज़ स्पष्ट रूप से बताई गई है कि राज्य में क्या क्या शामिल है। इसमें कहा गया है कि राज्य में निहित है भारत की सरकार और संसद। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और संसद राज्य का अंग है। दूसरा, जो भी राज्य की सरकारें हैं और विधानमंडल है वो भी राज्य में आते हैं। और तीसरा, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो गांव पंचायत हो, चाहे वह क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वह जिला पंचायत हो, वह भी सरकार में आती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कहता है, स्टेट की बात करता है, गवर्नमेंट कहती है कि हम स्टेट के लिए फंडामेंटल राइट लेकर के आए हैं, स्टेट की शक्ति को कम करते हैं, फंडामेंटल राइट, तो वहाँ पर भारत की सरकार भी शामिल है, राज्य सरकार भी शामिल है और स्थानीय सरकार भी शामिल है। इसके अतिरिक्त अन्य प्राधिकारी, अन्य ऑफिसर्स, अन्य जो डेलीगेट्स हैं उनको भी स्टेट घोषित किया जा सकता है। वो भी स्टेट में आएंगे जब तक कि उनको स्टेट से अलग ना रखा जाए। जैसे कि कोई व्यक्ति राज्य सरकार के अधीन नौकरी करता है तो वह स्टेट है, उससे व्यक्ति नागरिक अपने अधिकारों का दावा कर सकता है। कई बार इस तरह के विवाद उठते हैं कि क्या कोई संस्था स्टेट है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो संस्थाएं नागरिकों के प्रति, जिन संस्थाओं की उत्तरदायित्व, जिन संस्थाओं का उत्तरदायित्व नागरिकों के प्रति होता है, जिन संस्थाओं का दायित्व नागरिकों के प्रति है, जिन संस्थाओं को नागरिकों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति लायबल बनाया गया है, उन्हें स्टेट में रखा गया है। जबकि जो संस्थाएं नागरिकों के प्रति लायबल नहीं हैं उन्हें स्टेट में नहीं रखा गया है। जैसे अगर हम बात करें एलआईसी जो है वो नागरिकों के प्रति लायबल है। तो यद्यपि एलआईसी जो है एक कारपोरेशन है, लेकिन एलआईसी राज्य में
शामिल है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम की, या हम बात करेंगे हॉकी इंडिया की, या हम बात करेंगे आईपीएल की, तो ये स्टेट नहीं है, ये राज्य नहीं है, क्योंकि नागरिक सीधे इनसे अधिकारों की प्राप्ति नहीं करते हैं। ये सीधे नागरिकों को अधिकार प्राप्त नहीं कराते हैं, सीधे नागरिकों के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। तो ये कई बार बहुत सारे मुकदमों में, बहुत सारे विवादों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य की अलग अलग परिभाषा दी गई है। लेकिन कॉमन तौर पर इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि बीसीसीआई राज्य नहीं है, हॉकी इंडिया राज्य नहीं है। जो भी संस्थाएं नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व है उन्हें आप राज्य में मानेंगे। आइए आर्टिकल 13 में देखते हैं। आर्टिकल 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकारों को जानने से पहले अनुच्छेद 13 को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुच्छेद 13 यह बताता है कि अगर कोई विधि मूल अधिकार से असंगत है, मूल अधिकार का अल्पीकरण करती है, मूल अधिकार को बाधित करती है कोई कानून, तो उनके साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे, यह बताता है आर्टिकल 13। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं संविधान के लागू होने से पहले। संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान के लागू होने की जो तिथि है वो है 26 जनवरी 1950। क्या 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में कानून नहीं थे? ऐसा नहीं है मित्रों। 26 जनवरी 1950 के पहले भी भारत में बहुत सारे कानून थे। तो संविधान के लागू होने से पहले के जो कानून हैं, अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, बात को समझिएगा, कोई कानून है, उस कानून की जो पहली लाइन है वो मूल अधिकारों का विरोध कर रही है, तो अनुच्छेद 13 यह कहता है कि संविधान के लागू होने के पहले वो सभी कानून जो मूल अधिकार के विरोध में होंगे, जो मूल अधिकारों से असंगत होंगे, वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगे जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों का विरोध करते हैं। मान लीजिए कोई कानून है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया और उस कानून की जो धारा 1 है वह मूल अधिकार के खिलाफ है, लेकिन जो दूसरी धारा है वो मूल अधिकार के खिलाफ नहीं है, तो उसकी जो पहली धारा होगी वो शून्य हो जाएगी, उस धारा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। यदि कोई कानून है और वो पूरा कानून जो है मूल अधिकार के खिलाफ है, तो वह कानून पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये स्थिति है संविधान के लागू होने से पहले की। दूसरी क्या बात कही जाती है? राज्य। राज्य का अर्थ मैं आपको समझा चुका हूं। राज्य का मतलब संसद और भारत सरकार, राज्य सरकार और विधानमंडल, स्थानीय सरकारें और उनके प्राधिकारी। तो अनुच्छेद 13 ये कहता है राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो मूल अधिकार को छीनते हैं, जो मूल अधिकार को कम करते हैं। यानी मूल अधिकार ये है, लिख दिया गया संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान में अधिकार दे दिए गए। अब राज्य कोई ऐसा कानून कल कोई नहीं बना सकता है जो मूल अधिकार को छीनेगा, जो मूल अधिकार को न्यून करेगा। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्लास रखा गया है, वो है 13(4). 13(4) को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा मित्रों। एक तरफ तो ये कहा गया है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को छीनता है, जो मूल अधिकार को कम करता है, यानी कोई भी ऐसा कानून जो समता के अधिकार का उल्लंघन करे, जो स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करे, वो मान्य नहीं होगा। लेकिन 13(4) एक अतिरिक्त पावर देता है। 13(4) में क्या कहा गया है? 13(4) में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 368 में यह पावर दिया गया है कि वह मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। यानी अगर एक लाइन ये लिखी गई है कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, अगर आप देखोगे अनुच्छेद 13(1) या 13(2) पढ़ोगे तो इससे ऐसा लगता है कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं करना चाहिए। मूल अधिकार में संशोधन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये कहा गया है कि मूल अधिकारों को अगर कोई विधि कम करती है तो वह शून्य हो जाएंगे। लेकिन 13(4) ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर संसद नियमानुसार अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के तहत संविधान का संशोधन करके कोई ऐसा कानून लाती है, कोई ऐसा संशोधन लाता है जो मूल अधिकार को कम करता है, तो वह माना जाएगा। इसका मतलब संविधान का अनुच्छेद 13(4) यह बताता है कि अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन
किया जा सकता है। हम जब मूल अधिकार पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हम एक बार फिर से इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। आगे चलते हैं हम, सबसे पहले चलते हैं समता के अधिकार में। तो मित्रों, जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हम कह सकते हैं, सबसे पहला अधिकार कह सकते हैं, वह है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के संविधान के अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। ये आप सबको पता होगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। विधि के समक्ष समता, अगर आप अनुच्छेद पढ़ोगे तो कहा गया है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आइए समझते हैं क्या होता है विधि के समक्ष समता। मित्रों, विधि के समक्ष समता में दो बातें हैं। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि विधि के समक्ष समता दी गई है, और दूसरी बात क्या है? विधियों का समान संरक्षण दिया गया। क्या है, क्या अंतर है दोनों में, हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला शब्द कहा गया है विधि के समक्ष समता। अगर हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या आएगा? इक्वलिटी बिफोर लॉ। बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी समान है। विधि के समक्ष समता का क्या मतलब हुआ? कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। मतलब कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानून भेदभाव नहीं करेगा मतलब विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक शब्द है। यह कहता है कि कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कानून की दृष्टि से सभी समान है। कानून अंधा है। आप देखते हैं ना, कानून की देवी की आंखों में पट्टी बांधी जाती है। कानून अंधा है। कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानून के सामने सभी समान है। तो विधि के समक्ष समता का क्या अर्थ है? कि मित्रों, भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर है तो कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा। लेकिन इसी में एक दूसरी लाइन भी लिखी गई है, वो लिखा गया विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, अगर इसका हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण। कानून एक तरफ तो कह रहा है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, कानून सबको एक नजर से देखेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन दूसरी लाइन क्या कह रही है? विधियों का समान संरक्षण, मतलब कानून सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा। इक्वल प्रोटेक्शन का क्या मतलब है मित्रों? इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब है कि जिस व्यक्ति को प्रोटेक्शन की ज़्यादा जरूरत है उसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और जिस व्यक्ति को कम प्रोटेक्शन की जरूरत है उसे कम प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसका मतलब युक्ति युक्त भेदभाव किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि कानून, यद्यपि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, लेकिन कानून युक्ति युक्त भेदभाव कर सकता है। विधियों का समान संरक्षण का सीधा सीधा अर्थ ये है कि न्याय की दृष्टि में यद्यपि सभी बराबर हैं, लेकिन न्याय केवल किताबों में लिखा नहीं होना चाहिए। किताबों में लिखा नहीं होना चाहिए, केवल लेटर ऑफ लॉ की बात नहीं करेंगे हम। केवल हम ये नहीं पढ़ेंगे कि कानून की किताब में क्या लिखा है, बल्कि हम उसकी व्याख्या भी करेंगे, बल्कि हम जस्टिस की बात करेंगे, बल्कि हम तात्विक न्याय की बात करेंगे, बल्कि इक्वल प्रोटेक्शन देंगे। जिस व्यक्ति को ज़्यादा जरूरत है उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाएगी, जिस व्यक्ति को कम प्रोटेक्शन है उसे कम प्रोटेक्शन दी जाएगी। यह है विधियों का समान संरक्षण, जो कि अनुच्छेद 14 कहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो है अधिकार, ये भारत में केवल भारत के नागरिकों को नहीं दिया गया है। पढ़िए फिर से अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में लिखा है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे भारत का नागरिक ना हो, यदि भारत के राज्य क्षेत्र में है तो उसे विधि के समक्ष समता मिलेगा। इसका मतलब यदि भारत के राज्य क्षेत्र में कोई अपराध होता है तो चाहे वो अपराध विदेशी व्यक्ति ने किया हो चाहे वो भारत के किसी नागरिक ने किया हो, दोनों को उस अपराध के लिए समान सजा देनी चाहिए। ये विधि के समक्ष समता का अर्थ है मित्रों। तो इसको जो है, मुझे लगता है आप लोगों को ये टर्म समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा अनुच्छेद 15 है, समता के अधिकार में बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 15 क्या करता है, क्या कहता है? यह धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। यह कहता है कि इन 5 चीजों के आधार पर, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो राज्य के लिए है कि या किसी नागरिक के विरुद्ध
धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अंतर देखिए मित्रों, 14 में लिखा है किसी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा, 15 में लिखा हुआ है किसी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा। यानी 14 की तुलना में 15 छोटा है। 14 जहां सभी व्यक्तियों को शामिल करता है, वहां 15 केवल नागरिकों को मिला हुआ है, सभी व्यक्तियों को अनुच्छेद 15 नहीं मिला हुआ है। अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों को मिला हुआ है, और जो भारत का नागरिक है केवल उसके साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है तो उसके साथ भेदभाव किया जा सकता है। 15(2) बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। मैं कहता हूं कि 15(2) जो है भारत में नए समाज की स्थापना करता है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कौन सा अनुच्छेद है जो नए समाज की स्थापना की, जिसने क्रांतिकारी बदलाव ला दिए मित्रों, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 15(2). कैसे अनुच्छेद 15(2) ने नए समाज की स्थापना की? अनुच्छेद 15(2) में पढ़ता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई निर्योग्यता नहीं होगी। उसमें किस चीज की निर्योग्यता नहीं होगी? दुकानों में प्रवेश कर सकता है, वो सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन कर सकता है, होटलों में प्रवेश कर सकता है, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश कर सकता है। पूर्णता या भाग्यता राजनिधि से पोषित, अगर राजनिधि से कोई पोषित है, साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित है, कोई कुआं है, कोई तालाब है, कोई स्नान घाट है, कोई सड़क है, कोई सार्वजनिक समागम का स्थान है, तो किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर रोका नहीं जा सकता है। मित्रों, मैं मानता हूं कि यह अनुच्छेद भारत में नए समाज की स्थापना करता है। एक ऐसा समाज, आप कल्पना करिए, आज़ादी के पहले लोगों को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जा रहा है, किसी जाति के आधार पर उनको जो है स्नान घाटों में न चलने नहीं दिया जा रहा है, उनको सार्वजनिक होटलों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, उनको पार्कों और क्लबों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अनुच्छेद 15(2) ने वो सारी बाधाएं समाप्त कर दी। अनुच्छेद 15(2) कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आइए मित्रों, देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 15(3) को। 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए क्रांतिकारी अनुच्छेद है, क्योंकि यह सरकार को शक्ति देता है कि स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। स्त्रियों और बालकों के लिए कोई भी विशेष प्रावधान अगर कोई राज्य करता है तो उसकी शक्ति अनुच्छेद 15(3) से उसे प्राप्त होती है। आप देखेंगे संविधान में, आगे चल के हम देखेंगे कि जब पंचायती राज लाया गया तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया, 1/3 सीट पर आरक्षण दिया गया। यह आरक्षण देने की शक्ति हमको कहाँ से मिली? 15(3) से मिली। हमने राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया, महिलाओं को विशेष तौर पे नौकरियों में उनके फोर्स बनाए गए, पुलिस बल में उनको शामिल किया गया, कई जगहों पर जहाँ पे पहले महिलाएं काम नहीं करती थी उसमें महिलाओं को शामिल किया गया। ये सब अगर हो पाया भारत में तो किसकी वजह से हो पाया? 15(3) की वजह से हो पाया, क्योंकि 15(3) के माध्यम से महिलाओं के लिए विशेष उपबंध किए गए। 15(4) संविधान का अनुच्छेद 15(4) मित्रों, मैं इसको भी एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद मानता हूं, क्योंकि एक बार मैं 15(4) को पढ़ता हूं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। इसमें कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए नागरिक हैं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, इनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। मतलब अनुच्छेद 14 में साफ साफ कहा गया है कि सबके लिए एक समान है कानून, लेकिन अनुच्छेद 15(4) क्या कह रहा है कि जो लोग सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं नागरिक, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं, इनके लिए राज्य कोई विशेष उपबंध कर सकता है। इनके लिए विशेष उपबंध करने की पावर उसको अनुच्छेद 15(4) से मिलती है। संविधान का अनुच्छेद 15(5) और भी व्यापक है। संविधान का अनुच्छेद 15(5) जो है वो 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, जिसके माध्यम से जो निजी शैक्षणिक संस्थाएं हैं इसमें भी पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विशिष्ट अवसर दिए गए हैं। उनकी उन्नति के लिए इसने प्रावधान किया गया है। होता यह था मित्रों कि बड़े बड़े जो शैक्षिक संस्थान होते थे, इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाएं होती थी, उसमें जो निजी कॉलेज होते थे उसमें SC ST और पिछड़े वर्ग के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाते थे, तो इसके लिए अनुच्छेद 15(5) लाना पड़ा। अनुच्छेद 15(5) में ये पावर दी गई कि जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, उनको
जो राज्य से शिक्षण संस्थाएं हैं उनके साथ साथ चाहे राज्य से सहायता प्राप्त संस्थाएं हों, यानी ऐसी संस्थाएं, ऐसे विद्यालय जिनको गवर्नमेंट फंड देती हो या ऐसे गवर्नमेंट फंड ना देती हो, ऐसे स्कूल्स हों, उन स्कूलों में जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनको प्रवेश देने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है, मैं मानता हूं, क्योंकि आप देखेंगे इसके बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को जो है आरक्षण मिला, और वो बड़ी भरी संख्या में जो है, उसके पहले केवल नौकरियों में आरक्षण मिलता था, लेकिन इसके बाद स्कूलों में भी आरक्षण दिया जाने लगा, और इसके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो है 2005 के बाद से एडमिशन पाने लगे, उनको जो है उनकी अलग से मेरिट बनने लगी, और उस मेरिट के आधार पर फिर वो प्राइवेट संस्थाओं में और राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं में, ग्रांटेड संस्थाओं में जो है वो एडमिशन लेने में सफल हुए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो है ये है अनुच्छेद 15, जिसमें हमने देखा 15(3) जो है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है, 15(4) जो है ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए करता है। यद्यपि ओबीसी शब्द का प्रयोग उसमें नहीं किया गया है, लेकिन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों की बात की गई। और अनुच्छेद 15(5) जो है निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 16। हाँ, इसमें एक नोट मैंने डाला, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत जो शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है वो अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं पर लागू नहीं होता है। मतलब अगर किसी संस्थान को अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था का दर्जा दिया गया है तो उसमें सभी को आरक्षण नहीं मिलेगा, उसमें केवल अल्पसंख्यक बच्चे को ही आरक्षण का लाभ दे सकती है वो संस्थान। तो आपने देखा होगा अभी एक विवाद आया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कहा था कि हमको अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दिया जाए, तो सरकार ने उसकी मांग नहीं मानी थी, और सरकार ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर उसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं का दर्जा दिया जाएगा तो 15(5) के तहत जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े बच्चों को वहाँ प्रवेश मिल रहा है फिर वो नहीं मिल पाएगा। इसी तरह की मांग जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी की थी, लेकिन फिर भी मित्रों बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो अल्पसंख्यक कोटे के तहत पंजीकृत होती हैं, और उन संस्थाओं में 15(5) का लाभ नहीं मिल पाता है। आइए देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता देता है। लोक नियोजन का मतलब हुआ पब्लिक नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरियों में अवसर की समता दी गई है। अवसर की समता, अगर हम 16(1) देखें तो क्या लिखा है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। लेकिन मित्रों क्या व्यवहार में अवसर की समता अकेले चल सकती है? क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, कोई पिछड़ा है सामाजिक रूप से, कोई पिछड़ा है शैक्षिक रूप से, कोई पिछड़ा है आर्थिक रूप से, कोई समुदाय पूरी तरह से वंचित है। ऐसे में हम सभी समुदायों के लिए लोक नियोजन में अवसर की समता नहीं दे सकते। इसलिए आप देखेंगे कि 16 में यद्यपि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता दिया गया है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि यहीं पर से हमारा आरक्षण का कंसेप्ट भी क्लियरली निकल के आता है, जो नौकरियों में आरक्षण का कंसेप्ट है। अनुच्छेद 16 में ये कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास, 15 में 5 चीजें कही गई थी, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। इसमें 2 चीजें और जोड़ दी गई हैं, उद्भव और निवास। तो ध्यान रखिएगा 7 बातें इसमें की गई हैं। इसमें कहा गया है कि इन 7 चीजों के आधार पर किसी भी नागरिक को अपात्र नहीं किया जाएगा, उससे विभेद नहीं किया जाएगा। हाँ, इसके अतिरिक्त किया जा सकता है, लिखा जरूर है, लेकिन संविधान को प्रासंगिक बनाने के लिए उसमें परिवर्तन करने पड़ते हैं और चीजें जोड़नी पड़ती हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 16(3). 16(3) में क्या है? 16(3) में कहा गया है कि संसद यदि चाहेगी तो कोई राज्य सरकार अगर अपने स्थानीय नौकरी में अपने राज्य के लोगों को महत्व दे सकती है, अपेक्षा कर सकती है, ऐसा कानून बना सकती है और संसद के माध्यम से ऐसा कानून बनवा सकती है। मतलब क्या हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस है, इसमें कोई भी आप अब लोग अभी देने जाओगे देखोगे पूरे भारत भर से लोग परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें राज्य विषय कोई ऐसी अर्हता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के राज्य के निवासियों को विशेष प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन आप उत्तराखंड में जाइए, उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, वहाँ पर
उत्तराखंड के निवासियों को अर्हता दी गई है। वहाँ पर जो उत्तराखंड में सेवायोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड हो वही फार्म भर सकता है। इसी तरह से अन्य तमाम सारे राज्यों में इस तरह के कानून बनाए गए हैं जो वहाँ के निवासियों को विशेष महत्व देता है। जैसे छत्तीसगढ़ में आप चले जाएंगे तो वहाँ पर वहाँ के निवासियों को ज़्यादा सीटें दी गई हैं, अन्य प्रदेशों के निवासियों के लिए कम सीटें छोड़ी जाती हैं। तो ये पावर संसद को दी गई है कि संसद अगर चाहेगी तो निवास के आधार पर भेदभाव नौकरियों में किया जा सकता है। और ये किस अनुच्छेद में? 16(3) में। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है या लिख सकता है कि संसद को यह पावर है कि वह लोक नियोजन के विषय में निवास विषयक अपेक्षा कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। या किस अनुच्छेद में कहा गया? 16(3) में। यद्यपि 16 क्या कह रहा है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है, कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन 16(3) उसको काउंटर कर रहा है। 16(3) कह रहा नहीं, संसद को ऐसा कानून बनाने की शक्ति है, अगर कोई राज्य सरकार चाहेगी कि उसकी ये जो पोस्ट है ये उसके निवासियों को ही मिले तो संसद ऐसा कानून बना सकती है। इसी तरह 16(4) 16(4) में क्या कहा गया है? कोई राज्य है, अगर उसे लगता है कि कोई उसके ऐसे नागरिक हैं जो पिछड़े हैं और जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवा में पर्याप्त नहीं है, मतलब हमने एक आंकड़े निकाले कि राज्य की सेवा में कौन सा ऐसा वर्ग है जिसका प्रतिनिधित्व सबसे कम है, और देखा कि क्या यह प्रतिनिधित्व जो है उस जाति के या उस वर्ग के पिछड़े होने की वजह से है, तो सरकार अगर चाहेगी तो नियुक्ति के लिए, पदों के लिए उस वर्ग को विशेष आरक्षण दे सकती है। आरक्षण का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, यहीं से निकल के आ रहा है। आरक्षण में क्या होता है? कुछ सीटें किसी विशेष समुदाय के लिए निश्चित कर दी जाती हैं कि भाई इतनी सीटें, 100 में इतनी सीटें इस समुदाय को दी जाएंगी। जैसे 27% की सीटें जो हैं 100 में, वो ओबीसी के लिए निश्चित की गई हैं। तो यह जो पावर है ये कहाँ से संविधान को मिलती है? 16(4) से मिलती है। 16(4) अगर 15(4) और 16(4) को मिला लीजिए तो एकदम क्लियर हो जाएगा। 15(4) क्या कह रहा है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 16(4) क्या कह रहा है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों, यदि उनका राज्य की अधीन सेवाओं में पर्याप्त पक्ष नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनके लिए आरक्षण कर सकता है। तो 15(4) और 16(4) को अगर मिला दें तो ओबीसी आरक्षण निकल करके आ जाता है। इसी प्रकार जो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है, जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों का आरक्षण है, वो 16(4) में दिया गया है। 16(4) में एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है। जिस प्रकार 16(4) में पिछड़े वर्ग को आरक्षण है, उसी प्रकार से एससी एसटी को आरक्षण किसमें दिया गया है? 16(4) में दिया गया। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि एससी एसटी को संविधान में जो नौकरियों में आरक्षण दिया गया है या संविधान के किस अनुच्छेद से गवर्न होता है, तो अनुच्छेद 16(4) से गवर्न होता है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी मुख्य बात क्या है कि उनका प्रतिनिधित्व जो है वह पर्याप्त नहीं होना चाहिए। मतलब राज्य किसी प्रकार का एक सर्वे कराएगा, उसमें ये पाएगा कि ये जो जाति है ये राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, पिछड़ी हुई जाति है, और इसको जो है आरक्षण में, इसको जो है विशेष आरक्षण दिया जाए और आरक्षण मिल सकता है। ठीक है ना। इसी प्रकार 16(4) में एक वैकेंसी है जिसको बैकलॉग वैकेंसी कहते हैं। बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने। बैकलॉग वैकेंसी क्या होती? बैकलॉग वैकेंसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। 16(4) ये कहता है, 16(4) मान लीजिए एक कोई 100 सीटें निकली हैं, उसमें से 27 सीटें कहा गया संविधान में कि पिछड़े वर्ग के लिए हैं। किसी वजह से अगर वो 27 सीटें नहीं भर पाती हैं तो क्या होगा? क्या वो सीटें समाप्त हो जाएंगी? नहीं। 16(4) ये कहता है कि अगर किसी वर्ष में किसी वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई थी, मान लीजिए पिछड़े वर्ग के लिए 27 सीटें आरक्षित की गई थी, लेकिन पिछड़े वर्ग के केवल 7 कैंडिडेट ही चुने गए, 20 पद खाली हैं, तो सरकार क्या करेगी? अगले साल जब वैकेंसी निकालेगी तो वो 20 सीटें जो है पिछड़े वर्ग में जोड़ देगी। यानी कि जो बैकवर्ड की जो वैकेंसी होती है या जो एससी एसटी की जो वैकेंसी होती है उसे खाली नहीं छोड़ा जाता है। अगर वो उस वर्ष नहीं भरी जाती है तो उसको आगे के वर्षों में भरा जाता है, और ऐसी वैकेंसी को बैकलॉग कहते हैं। कई बार क्या होता है कि सरकार ऐसी वैकेंसी को निकाल के और एक बार अलग से भर्ती निकाल देती है। बात समझिएगा। एक उत्तर प्रदेश पीसीएस का आपका फार्म आया हुआ है, उसमें सभी लोग फार्म भर सकते हैं, पर सरकार ने कहा
कि पिछले 10 सालों में जो पिछड़ा वर्ग है उसके हिसाब से जो 27% उसका कोटा है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने सारी वैकेंसी को कैलकुलेट किया और एक अलग से बैकलॉग वैकेंसी निकाल दी। अब उस बैकलॉग वैकेंसी में केवल वही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है जो उस विशेष वर्ग से संबंधित है जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। सभी व्यक्ति उसका फॉर्म नहीं भर सकते, तो इसको कहते हैं बैकलॉग वैकेंसी। इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग समझ नहीं पाते कि बैकलॉग वैकेंसी क्या है। 16(5) थोड़ा अलग है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन 16(5) कहता है कि नहीं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कोई धार्मिक संस्था है, कोई धार्मिक संस्था है जो सरकार के अंडर में चल रही है और उस संस्था के पदाधिकारी का पद निकालना है। मान लीजिए अयोध्या मंदिर प्रबंधन समिति बनाई गई है और उस मंदिर प्रबंधन समिति का एक अध्यक्ष का पद निकालना है, तो सरकार यह नियम कर सकती है कि उस मंदिर प्रबंधन समिति का जो सदस्य होना चाहिए वह हिंदू समुदाय का होना चाहिए। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यद्यपि धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित नहीं की जा सकती हैं, लेकिन कोई विशेष धार्मिक सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित अगर कोई पद हो तो किसी विशेष धर्म वाले को दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी मस्जिद, कोई मस्जिद जो सरकार के अंडर में काम कर रही है, जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद ट्रस्ट है, और उसके मुफ्ती का पद निकालना है, तो उसके मुफ्ती का पद ये लिखा जा सकता है कि वह पद केवल मुस्लिम धर्म के को मानने वाले को दिया जाएगा। या किसी मंदिर के प्रबंधन का पद निकलना है तो यह सरकार लिख सकती है कि यह पद केवल हिंदू धर्म के मानने वालों को दिया जाएगा। किसी गुरुद्वारे के प्रबंधन के लिए कोई पद निकलना है तो सरकार यह लिख सकती है कि यह पद सिख धर्म के मानने वाले को ही दिया जाएगा। अब कोई दूसरा व्यक्ति आके दावा करे कि नहीं, मैं तो उस धर्म के मानने वाला नहीं हूं लेकिन मुझे उससे ज़्यादा आता है, तो नहीं, सरकार ये कहेगी कि भले आपको ज़्यादा आता है लेकिन यह जो पद है यह विशेष धर्म के लिए है और इसके लिए धर्म के आधार पर आरक्षण किया जाता है। तो आप देख रहे हैं एक तरफ से भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव से मना किया गया है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो संविधान का अनुच्छेद 16(5) धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान करता है। मित्रों, इसको आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न में इस तरह के प्रश्नों के गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 17 पर। अनुच्छेद 17 भी मित्रों बहुत बड़ा अनुच्छेद है, बहुत इसका बड़ा कदम है। इसमें एक लाइन में लिखा गया है अस्पृश्यता का अंत। अगर आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 17 तो बहुत छोटा सा है, लिखा गया है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अस्पृश्यता क्या है मित्रों? अस्पृश्यता को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। वो लिखेगा कि अस्पृश्यता को संविधान में परिभाषित किया गया है, गलत बात है, गलत कथन है। अस्पृश्यता को पूरे संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन माना जाता है अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि पहले एक विशेष कम्युनिटी के साथ में भेदभाव किया जाता था, उनके साथ उठने बैठने खाने पीने में तमाम सारी बाधाएं उत्पन्न की जाती थी, जिसे अस्पृश्यता कहते हैं। अनटचेबिलिटी पे बहुत सारे आपने उपन्यास भी पढ़े होंगे, नॉवेल्स पढ़े होंगे। तो जो अस्पृश्यता है उसको संविधान पूरी तरह से समाप्त करता है। संविधान मानता है कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता स्वीकार नहीं होगी, यद्यपि अस्पृश्यता को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लाया गया, जिसमें अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाया गया। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को चेंज करके, संशोधित करके सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 जो 1976 में लाया गया, और इसमें भी अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाया गया है। 6 महीने तक की सजा इसमें जो है दी जाती है। तो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट पे आप लोग जरूर देखिएगा, अगर कहीं आपको मिल जाएगा तो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट के PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो मैं जो है अपने लिंक में दे दूंगा आपको सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसको ध्यान रखिएगा, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से अस्पृश्यता का अंत किया गया है। CRPC और IPC में भी कई ऐसी धाराएं दी गई हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ है। अनुच्छेद 18, जब समता के अधिकार की बात करेंगे तो समता के अधिकार में जो आखिरी अनुच्छेद है वो है 18। अनुच्छेद 18 क्या करता है? उपाधियों का अंत करता है। कौन क्या है ये उपाधियां? अनुच्छेद 18 कहता है कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान
के अलावा कोई उपाधि राज्य नहीं दे सकता है। राज्य केवल या तो सेना की उपाधि दे सकता है या विद्या की उपाधि दे सकता है। सेना की उपाधि का मतलब फील्ड मार्शल, कर्नल, मेजर ये दे सकता है, और विद्या की उपाधि दे सकता है बीए, एमए, पीएचडी, डॉक्टर। इसके अलावा कोई उपाधि राज्य नहीं देगा। दूसरा, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यानी भारत का कोई नागरिक ये नहीं कर सकता है, कोई विदेशी नागरिक कोई विदेशी राज्य ये नहीं कह सकता कि भारत के नागरिक को उपाधि दे दे। आपको ध्यान होगा कि शाहरुख खान ने जाकर के फ्रांस से नागरिक उपाधि ले ली थी, तो उसमें फिर बाद में उनको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ी थी, बड़ा उसमें समस्या हुई थी, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। अगर कोई विदेशी राज्य कहता है कि आइए हम आपको उपाधि देते हैं, तो आप हाथ जोड़ के मना कर लीजिए, धन्यवाद कह दीजिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 18 में साफ साफ लिखा है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, तो मैं आपसे कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, धन्यवाद। तो अनुच्छेद 18(2) जो है भारत के नागरिक को मना करता है उपाधि स्वीकार करने से। अनुच्छेद 18(3) उन व्यक्तियों को जो भारत के नागरिक नहीं हैं लेकिन भारत के राज्य के अधीन किसी पद पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए भारत का नागरिक नहीं है, उसे योजना आयोग में कोई पद दे दिया गया, कोई बहुत बड़ा विद्वान है वो आया, उसे योजना आयोग में एक पद दे दिया गया, वो भारत का नागरिक नहीं है, वो किसी दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन जब वो भारत में किसी पद पे काम कर रहा है, किसी पद को धारण किया है और कोई विदेशी राज्य कोई उसे उपाधि देता है, तो बिना राष्ट्रपति के सहमत के उसे स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि कोई व्यक्ति जो विदेशी है अब, या कोई ऐसा व्यक्ति जो नागरिक नहीं है, ठीक है ना, अब वो उसे कोई पद मिला हुआ है राज्य के अधीन, लाभ या विश्वास का पद कोई धारण किया हुआ है, अब उसको कोई विदेशी राज्य कह रहा है कि हम आपको उपाधि देना चाह रहे हैं, तो क्या उस उपाधि को स्वीकार करेगा? नहीं। उस उपाधि को स्वीकार करने के पहले उसे राष्ट्रपति महोदय के को लिखना पड़ेगा कि महोदय यह राज्य जो है मुझे सम्मानित करना चाह रहा है, क्या आपकी अनुमति है, क्या आपकी कंसेंट है कि मैं ये उपाधि ले लूं। राष्ट्रपति की जब कंसेंट प्राप्त हो जाएगी तभी यह उपाधि आप स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18 का उद्देश्य क्या है मित्रों? उद्देश्य ये है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में बहुत उपाधियां बांटी, राय बहादुर की उपाधि, सर की उपाधि, नवाब की उपाधि, राजा की उपाधि, तमाम उपाधियां देकर के डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दिए, बहुत सारे जो है नए नए खानदान पैदा कर दिए। तो इन उपाधियों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 18 लाया गया, ताकि ये लोग जो राय बहादुर, राजा साहब, कुंवर साहब हैं, ये सब जो है इनको डिमोलिश करके भारत में एक वास्तविक लोकतंत्र खड़ा किया जा सके। ये बात अलग है कि आज भी बहुत सारे लोग राज नाम के पीछे अपने राजा और फलानी चीज़ें लगाए रहते हैं, लेकिन भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 जो है उसको पूरी तरह से अस्वीकार करता है। एक प्रश्न बहुत आता है कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, क्या ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करते हैं? मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लिखा है सेना या विद्या दो की केवल उपाधि ली जा सकती है। तो भाई भारत रत्न तो सेना में नहीं मिलता, विद्या में भी नहीं मिलता है, पद्म विभूषण भी सेना विद्या में नहीं मिलता है, पद्म भूषण भी नहीं मिलता, पद्मश्री भी नहीं मिलता है। तो क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय पुरस्कारों को समाप्त कर देना चाहिए। राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार मित्रों सबसे पहले शुरू किए गए 1954 में प्रारंभ किया गया और इनको देना शुरू किया गया। तब तक किसी ने नहीं सोचा कि अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत के खिलाफ है, लेकिन जब 1970 में जनता पार्टी आई तो जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, ये तो संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 18 में साफ साफ लिखा है कि राज्य केवल दो ही उपाधि दे सकता है, या तो सेना की देगा या विद्या की देगा। तो ना तो इसमें सेना है ना तो विद्या है। तो 1970 में जनता पार्टी ने इन पुरस्कारों को उल्लंघन मानते हुए अनुच्छेद 18 का इनको बंद कर दिया। लेकिन 1980 में पुनः जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने इसको फिर से शुरू कर दिया। अंतिम में ये मामला पहुंचा बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद में माननीय उच्चतम न्यायालय में। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा इसमें? माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह पुरस्कार उपाधि नहीं है, या उपाधि नहीं है। अनुच्छेद 18 का जो अंत है वो उपाधियों का अंत करने का है, जो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती हैं इन उपाधियों का अंत करना है। बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद में 1996 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ कह दिया कि यह पुरस्कार उपाधि नहीं है, अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 18 का उल्लंघन जो है राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं करते हैं? तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद 1996 में। अब हम देखते हैं क्या भारत में समता का अपवाद भी है?
तो मित्रों निश्चित रूप से भारत में समता के अपवाद भी हैं। भारत में ऐसे भी अनुच्छेद हैं जो हमारे समता के अधिकार का अपवाद स्वरूप है। तो कौन से अनुच्छेद हैं? जैसे अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों को विशेष पावर दी गई है। क्यों दी गई? क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या है? संवैधानिक रूप से प्रमुख है। राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक रूप से प्रमुख है और राज्यपाल जो है वो किसी स्टेट का संवैधानिक रूप से प्रमुख है। तो इनको विशेष जो है संरक्षण दिया गया है संविधान के भाग 19 में। मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, बाकी जब आगे संविधान पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। इसमें मेन बात यह है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जब तक अपने पद पे काम करते हैं उनके खिलाफ कोई भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई भी सिविल प्रोसीडिंग तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि वो अपने पद पर काम कर रहे हैं और उनको 2 माह का समय समाप्त नहीं हो गया है कार्यालय छोड़े हुए। मतलब कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। कोई भी जो है हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ कोई गिरफ्तारी का वारंट नहीं निकाल सकता जब तक कि वो अपने पद पे काम कर रहे हैं। और जो भी वो अपनी सिविल हैसियत से काम करते हैं, जो अपनी हैसियत से राष्ट्रपति या राज्यपाल से की हैसियत से वो जो काम करते हैं, उसके खिलाफ उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो है अनुच्छेद 361 के अंतर्गत विशेष संरक्षण दिया गया राष्ट्रपति और राज्यपाल को। इसके अलावा अनुच्छेद 361 का में प्रसारण का अधिकार दिया गया है। संसद और राज्यों के विधानमंडल की जो कार्रवाई है उसके प्रकाशन का संरक्षण दिया गया है। यानी अगर संसद या विधानमंडल चाहेगा तो कोई भी न्यायालय, कोई भी जो है वो किसी भी चीज़ के प्रकाशन के लिए, जो संसद या विधानमंडल में कोई बात होती है, कोई कार्रवाई होती है, उसमें अगर कोई ऐसी बात कही जाती है जो न्यायालय की अवमानना है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसके आधार पर उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चालू की जा सकती है। उनको प्रसारण का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार दिया गया है। संसद की कार्रवाई के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 194 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विशेष अधिकार दिया गया है। इसका मतलब क्या भारत में समता का अधिकार, प्रश्न लिखा जाएगा, समता के अधिकार भारत में सभी लोगों को दिया गया, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। गलत बात है। समता का अधिकार दिया गया है लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है? अनुच्छेद 361 उसका अपवाद है, अनुच्छेद 361 का उसका अपवाद है, अनुच्छेद 105 उसका अपवाद है और अनुच्छेद 194 उसका अपवाद है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन अनुच्छेदों को जा करके मेरे वीडियो के बाद जरूर इसको ठीक से पढ़ें बढ़िया से। अनुच्छेद 31 गा भी इसका अपवाद है। 31 गा मैं आपको भी आगे पढ़ाऊंगा। 31 गा में ये कहा गया है कि जहाँ पर डीपीएसपी लागू करने होते हैं वहाँ पर अगर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन जो है वो डीपीएसपी को लागू करने में बाधा नहीं बनेगा। यानी अगर निदेशक तत्वों को लागू करना है और उसको लागू करने से समता के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह उल्लंघन जो है मान्य नहीं होगा। यानी यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि जहाँ पे अनुच्छेद 31 गा शुरू होता है वहाँ पे अनुच्छेद 14 समाप्त हो जाता है। यानी अनुच्छेद 31 गा को इतना ताकतवर समझ लीजिए कि जैसे बड़े सीनियर लोग आते हैं तो जूनियर लोग भाग जाते हैं, उसी तरह से जैसे अनुच्छेद 31 गा आता है वैसे अनुच्छेद 14 जो है चुपचाप भाग जाता है वहाँ से। तो ये भी अनुच्छेद 31 गा जो है वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, अनुच्छेद समता के अधिकार का उल्लंघन है। तो आइए मित्रों अब हम थोड़ा सा आरक्षण पे चर्चा कर लेते हैं। चूँकि आरक्षण जो है वो संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) का और 16(4) से निकल करके आया है, तो थोड़ा हम इस पर स्टडी कर लेते हैं कि क्या है। तो मित्रों सबसे पहले हम देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 340। 340 क्या कहता है? 340 ये कहता है कि संविधान जो है वो पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। मैं 340 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 340 में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। यानी राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ आयोग जो हैं वो संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत बनाए गए हैं। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे मिस्टर बीपी मंडल साहब। तो ध्यान रखिएगा, बीपी मंडल साहब थे। मंडल आयोग इसको बोलते हैं। इसका गठन कब हुआ था? वर्ष 1979 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
हाँ, ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था, ध्यान रखिएगा। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग ये नहीं था। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ था वो 1953 में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर साहब थे। काका साहब कालेलकर थे। तो आपसे पूछा जाएगा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष थे काका साहब कालेलकर। और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था 1979 में और उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल साहब। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था 1953 में और उसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ बीपी मंडल साहब ने किया। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1980 में और इसने क्या कहा कि 3743 जातियों को इसने ढूंढा पूरे भारतवर्ष में और कहा कि ये जो जातियां हैं ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं और कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देना चाहिए। मित्रों, आज जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है वो इन्हीं मंडल साहब की देन है। तो इनको मंडल साहब को विशेष तौर पर नमस्कार करना चाहिए कि इन्होंने जो है पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए विशेष जो है प्रयास किए। तो मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़ी जातियों के रूप में। और इन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मित्रों मिलना चाहिए। लेकिन इस मंडल के आयोग को 1980 में नहीं लागू किया गया। 1990 में जब भारत के प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि मंडल आयोग के खिलाफ में बहुत आंदोलन हुए। तमाम लोगों ने कहा कि ये नौकरियां खा जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। पिछड़े वर्गों के लिए यह एक बहुत बड़ा सुधार साबित हुआ। 27% जो है आरक्षण की घोषणा हुई और इसमें फिर ये मामला पहुंचा माननीय उच्चतम न्यायालय में। केस था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद 1992 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ मापदंड दिए जिसमें 27% आरक्षण की वैधता को बनाए रखा गया। ये मापदंड क्या थे मित्रों? पहला था क्रीमी लेयर। कहा गया कि जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाएगा। अब क्रीमी लेयर में कौन आएगा, क्या होगा, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के आधार पर जो है क्रीमी लेयर के लोगों की पहचान की गई। एक आय रखी गई कि जो लोग इस आय सीमा से ऊपर होंगे उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, जो इस आय सीमा के भीतर होंगे उन्हें आरक्षण मिलेगा। वर्तमान में आय सीमा कितनी है मित्रों? वर्तमान में यह सीमा 8 लाख रुपए वार्षिक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि हम लोग तो इसको जारी ही करते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा पता रहता है, तहसील में काम करने वाले लोगों को, तहसीलदारों को। तो क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा गया। प्रोन्नति को आरक्षण से बाहर रखा गया। आप देखोगे कि प्रोन्नति में आरक्षण को लागू किया गया था 16(4) में, लेकिन बाद में प्रोन्नति में आरक्षण को संविधान के खिलाफ माना गया। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों को जो है प्रमोट करके जो है ऊपर का पद दे दिया गया था। बाद में जब प्रोन्नति के आरक्षण को संविधान ने समाप्त किया, उच्चतम न्यायालय ने समाप्त किया, तो फिर उनको वापस रिवर्ट होना पड़ा। तीसरी चीज़ ये निर्धारित की गई कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कुल कोटा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आरक्षण की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई 50%। यद्यपि इसमें विशेष परिस्थितियों में छोड़कर ये लिखा गया है, मतलब विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर हो सकती है। अगर क्वेश्चन लिखा है कि क्या विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर हो सकती, तो सही बात है, आरक्षण की सीमा 50% होनी चाहिए, ये भी सही बात है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर हो सकती है। और तमिलनाडु सरकार ने अपने वहाँ राज्य में विधानमंडल से विधेयक पारित करके अपने वहाँ 69% आरक्षण कर रखा है, ये मैं आपको बता दूँ। तो मित्रों, ये जो है क्रीमी लेयर की पहचान का विषय आया, तो रामनंदन प्रसाद समिति का गठन किया गया। रामनंदन समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1993 से क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया। इसी प्रकार 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया और इस प्रकार से संविधान की भावना को साकार किया गया। तो मित्रों, आज का जो वीडियो था हमारा वो समानता के अधिकार पर बेस्ड था। आगे के जो हमारे अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन पे चर्चा हम आगे के वीडियो पे करेंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो जो है पसंद आएगा और आपकी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शक साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।